नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम एनवायरनमेंट प्रीलिम्स 2017 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। तो इस तरीके के जब हम प्रश्न आए तो इनका हमको क्या करना है कि जब हम प्रीलिम्स देने जाएंगे उससे पहले हम एनवायरनमेंट की अच्छे से मैपिंग करके जाएं। और खास तौर पर टाइगर रिजर्व्स हो गए, ठीक है, बाघ आरक्षित क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ और इनकी मैपिंग करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न करने के लिए हमको इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जैसे ये है तो इसका आंसर क्या है हमारा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, क्योंकि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में? ये तमिलनाडु राज्य में है और वहाँ के इरोड जिले में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगर हम बात करें नल्ला मल्ला वन की, तो ये नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व का भाग है। और नागार्जुन श्री सेलम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो हम जानते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है और ये पश्चिमी घाट में स्थित है, और ये कर्नाटक में स्थित है। लेकिन ये इन दोनों के मिलन बिंदु पे नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। तीसरा है कि शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये हम पढ़ते हैं कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से है। और ये अपने लाल चंदन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो हमको क्या करना है? हमको मैपिंग करके ही जाना है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। दूसरा कह रहा है ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्राकृतिक प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा या से सही है? अब पहला देखिए, जब भी यूपीएससी ना किसी संगठन का नाम दे, ठीक है, जैसे यहाँ एक दिया हुआ है कि ये किसके अंतर्गत एक ब्यूरो है, तो और दिया है कि ट्रैफिक किसके अंतर्गत है? यूएनईपी के अंतर्गत है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत है। तो हमको रुक के सोचना है कि क्या ये सही है। ठीक है, इसके बाद ही हमको अपना उत्तर देना है। तो ये एकदम गलत है, क्योंकि ये अक्सर यूपीएससी क्या करती है, नाम चेंज कर देती है। और ये गलत है क्योंकि ट्रैफिक यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है, बल्कि यह डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और आईयूसीएन द्वारा एक चलाया गया एक संयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है, और इसका शुरुआत 1976 से हुई थी। तो ये यूएनईपी के अंतर्गत नहीं है। हमारा पहला विकल्प गलत है। पहला अगर विकल्प गलत है तो हम सी और ए को कैंसिल आउट कर देंगे। अब या तो बी सही है या डी सही है। दूसरा विकल्प कह रहा है ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो एक एकदम नॉर्मल सी बात है और ऐसा होता भी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इन चीज़ों जो प्रकृति रूप से काफ़ी संवेदनशील जीव होते हैं, इनके व्यापार पर निगरानी रखता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। वैसे भी एक आदर्शवादी कथन है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवो जैवोपचरण यानी बायो रेमेडिएशन तकनीक से कौन सा या से लाभ है? पहला कह रहा है यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। दूसरा कह रहा है कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज और पूरी तरीके से उपचारित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सर्जित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो हमको देखना है कि कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि यह प्रकृति रूप में घटित होने जीव निम्न प्रक्रिया का संवर्धन और प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। तो एकदम नॉर्मल बात है, ऐसा होता है क्योंकि हम जैव उपचारण का प्रयोग करके क्या करते हैं, प्रदूषण को स्वच्छ बनाने का मतलब स्वच्छ बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा कह रहा है कि ये कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त जैव और संदूषण सूक्ष्म जीवों को जैवोपचारण द्वारा सहज ही पूरी तरह से, ये विकल्प जो शब्द है ना, पूरी तरह से एक एक्सट्रीम वर्ड है। मतलब कि कह रहा है कि जैव जो बायो रेमेडिएशन तकनीक है, इसके माध्यम से हम लेड और कैडमियम जैसी भारी धातुओं को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ये अपने आप में एक एक्सट्रीम वर्ड है, क्योंकि पूरी तरह से किसी चीज़ को समाप्त करना अपने आप में कठिन है। वैसे भी ये भारी धातु हैं कैडमियम और लेड, ये इससे पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकती।
तो ऑप्शन हमारा दूसरा गलत है, हमको इस तरीके के वर्णों पर विशेष ध्यान देना है। तीसरा कह रहा है कि जैवोपचारण के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सर्जित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है और बिल्कुल किया जा सकता है में संभावना रहती है और साइंस में ये हमेशा याद रखिए संभावनाएँ हमेशा बनी रहती हैं और ये एकदम सही है। इसमें ये नहीं सही है, इसमें भी सकता है, लेकिन सकता है से ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है पूरी तरह से, ठीक है? तो जैव निम्नीकरण की जैव बायो रेमेडिएशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें इन भारी तत्वों को नष्ट नहीं किया जा सकता, बस इनकी प्रकृति को बदला जा सकता है, ठीक है? और हमने एक उदाहरण हमारे पास एक उदाहरण भी है, जैसे टेरी ने क्या बनाया है, ऑयल जेपर बनाया है। ये क्या करता है, अगर मान लीजिए कि समुद्र में तेल रिसाव हो जाए, तो ये क्या करता है, उस तेल को खाता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देता है, जिससे प्रदूषण क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, बाकी हमारे 1 और 3 सही हो गए। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में एक ऐसा स्थान है, जहाँ यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें, तो आप पाएँगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। और जब जल पीछे हटा होता है, तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं और यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो इसका सीधा-सा आंसर है चांदीपुर में, चांदीपुर उड़ीसा में, और ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, जहाँ पानी काफ़ी पीछे हट जाता है और आप समुद्र तल पे चल सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चर्चा में रहते हैं ऐसा। अगला हमारा प्रश्न है कि कुछ कारणों-वश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, तो इसका क्या संभावित परिणाम हो सकता या सकते हैं? ठीक है? तो कह रहा है कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा कह रहा है कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है और तीसरा कह रहा है कि इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो हमने पढ़ा है कि सकता है वाले प्रश्न एनवायरनमेंट और साइंस में काफ़ी हद तक सही होते हैं और जैसे पहला कह रहा है कि कुछ पौधों में परागण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, एकदम सही बात है, क्योंकि तितलियों का कार्य होता है एक फूल से एक पौधे से दूसरे पौधे जाना और ये पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कुछ कृषि में पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, ये शब्द देखिए ना प्रचंड, ये थोड़ा एक्सट्रीम है, बाकी सकता है अगर होता तो हम सही भी कर सकते थे, लेकिन ये प्रचंड कह रहा है ना कि कवकीय संक्रमण को प्रचंड रूप से बढ़ा सकती हैं, तो एकदम गलत है, क्योंकि तितलियों का मुख्य काम परागण है, ना कि कवकीय संक्रमण को बढ़ाना। कवकीय संक्रमण डिपेंड करता है ना कि वहाँ की जलवायु, मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, नमी कैसी है, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कवकीय संक्रमण, ना कि तितलियों पे ऐसा कोई डायरेक्ट इनका कनेक्शन है। दूसरा कह रहा है कि इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की प्रजातियों की गिरावट आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि मकड़ियाँ जो तितलियाँ होती हैं ना, तितलियाँ फूड चेन का हिस्सा हैं और उन तितलियाँ हो गई, उनका लार्वा हो गया, कुछ बर्र, कुछ मकड़ियाँ, कुछ पक्षी जो होते हैं, वो उनके लार्वा को तितलियों पे ही निर्भर होते हैं, खाने भोजन के रूप में, भोजन के लिए, उनके लिए वो प्राथमिक उनका वो है। तो यानी क्या होगा, अगर तितलियाँ खत्म होगी, तो उनका भोजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उनकी संख्या कम होगी। तो एकदम ये हो सकता है, अगर तितलियों की संख्या कम होगी तो मकड़ियाँ कुछ प्रभावित हो सकती हैं, कुछ पक्षी भी प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फूड चेन का वो हिस्सा है। तो हमारा 1 और 2 सही है और बीच वाला हमारा गलत है। 1 और 3 सही है, दूसरा हमारा गलत है। आंसर हमारा क्या हो गया? सी आंसर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों को क्या संभावित सीमा या सीमाएँ हैं? तो पहला कह रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा कह रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तीसरा कह रहा है आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है। इससे पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकता है या सकते हैं। ठीक है, तो आप पहला विकल्प देखिए कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल केवल वर्ड आ गया, यहाँ रुकना है, सोचना है, केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि शैवाल मानते हैं कि समुद्रों में होते हैं, लेकिन शैवालों का उत्पादन तो हम मुख्य भूमि पर भी कर सकते हैं। कैसे? हम बने पानी के बने टैंकों में कर सकते हैं, हम तालाबों में कर सकते हैं,
हम शैवालों का उत्पादन कहाँ कर सकते हैं ईंधन बनाने के लिए? हम लैब में कर सकते हैं, तो केवल समुद्रों में नहीं, ये विकल्प गलत है। दूसरा कह रहा है कि शैवाल आधारित जैव ईंधन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल, क्योंकि हम पढ़ते हैं जैव ईंधन बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, उसके लिए एक अच्छी इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। तीसरा विकल्प कह रहा है आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब हम शैवाल उत्पादित करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा और बहुत ज़्यादा उर्वरक चाहिए होगा, और पानी का अत्यधिक दोहन एनवायरनमेंट के लिए क्या है? नुकसानदेह है, तो पारिस्थितिकी समस्या हो सकती है। दूसरा कह रहा है सामाजिक सरोकार। आप खुद सोचिए, अगर हम शैवाल उत्पादित करेंगे, जिस भूमि पे जिस पानी का प्रयोग शैवाल उत्पादन के लिए करेंगे, वो हम कृषि के लिए भी कर सकते थे। लेकिन इससे क्या होगा, जो पानी और पैसा वहाँ खर्च होगा, वो वहाँ खर्च हो रहा है, यानी हमारे सामने खाद्य संकट आ सकता है। तो सामाजिक सरोकार भी उत्पन्न हो सकता है। तो हमारा 2 और 3 सही है। पहला विकल्प हमारा गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को मानवोद्भिद उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से संभावित स्थान हो सकता है या सकते हैं? यानी कह रहा है कि जब मार्ग क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड किसके कैसे उत्पन्न हुई है? मानव मानव प्रक्रिया जो मानव करते हैं, उद्योग धंधे वगैरह, इनसे जो कार्बन उत्सर्जित होती है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। तो उसको कम करने के लिए हम कार्बन को कैसे एक्युमुलेट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे हम ऐसा एक्युमुलेट कर लें कि वो एटमॉस्फेयर पे ना रहे और ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम कम कर सकें, तो उसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो सकता है, वर्ड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहला का परित्यक्त गैर लाभकारी कोयला स्तर, मतलब ऐसे स्थान जहाँ हमने पहले से कोयला निकाल लिया है और वो खाली स्थान पड़े हुए हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेके और इन खाली स्थानों में भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाएगी और वो खाली स्थान को भरेगी, तो कोई समस्या नहीं है, यानी एटमॉस्फेयर से कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है। दूसरा कह रहे हैं निःशेष तेल एवं गैस भंडार से लिए भी सही है, क्योंकि हम वहाँ से यहाँ भी जो गैस जहाँ से हमने गैस निकाल ली है, वो खाली स्थान है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। तीसरा कह रहा है भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह, तो बिल्कुल वहाँ भी भर सकते हैं। तो ये क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेके उन खाली और रिक्त स्थानों में भर देना, जिससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ हद तक कम होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया? तीनों सही है, तो यानी हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? पहला है घड़ियाल, दूसरा है जंगली गधा, तीसरा है जंगली भैंसा या भैंस। नीचे दिए गए प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एक चीज है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, जब ये प्रश्न पूछा गया तब उसमें 6 सूचियाँ होती थी, ठीक है? वर्तमान में 2022 में इसमें संशोधन हुआ और सूचियों की संख्या हो गई है 4, ठीक है? तो अब वर्तमान से अगर हम बात करें तो पहली सूची में उन जीवों को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, इस तरीके से। दूसरी सूची में उन जानवरों को रखा जाता है जो एक की अपेक्षा थोड़े कम होते हैं और उनके दंड भी उनकी अपेक्षा थोड़े कम होते हैं। तीसरे में पौधे रखे जाते हैं और चौथे में साइट्स के अंतर्गत जो जीव या प्रजातियां आती हैं उनको रखा जाता है। तो अब इन जीवों को जैसे चाहे घड़ियाल हो, चाहे जंगली हाथी गधा हो या जंगली भैंस हो, इनको हम नहीं मार सकते ऐसे, ठीक है? क्योंकि इनके लिए बाकायदा एक नियम होता है, ठीक है? पहले जो 2022 से पहले जो अधिनियम था उसमें 6 सूचियाँ थी, उसमें एक सूची थी वर्मिन। वर्मिन उन प्रजातियों को किया जाता था जिनको मारा जा सकता था, ठीक है? तो अब क्या हो गया, अब ऐसी सूची केंद्र सरकार समय-समय पे जारी करती है, जो लगता है कि हाँ, इनको वर्मिन घोषित किया जा सकता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, नीलगाय हो गए, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, या कौवे की संख्या हो गई, तो इन जीवों को कई बार वर्मिन घोषित कर दिया जाता था। अब क्या होगा, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे भी घड़ियाल, जंगली गधा और जंगली भैंस ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जीव हैं, तो इनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, तो इनको नहीं मारा जा सकता है। आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है? अगला देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है और तीसरा कह रहा है पुलिकट केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। जब केवल शब्द हो ना तो हमको रुक के सोचना ज़रूर है। अब जैसे पहला कह रहा है कि
हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। हमको अच्छे से पता है, हमने पढ़ा भी है कि हिमालय लगभग लगभग क्या 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है, तो 5 राज्य वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हो, तो ये भी नहीं है। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु, केरल, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए हमारा सही है। तीसरा कह रहा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, तो एकदम सही है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो ये हमारा सही है। केवल इसमें भी है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सोचना है कि क्या ये सही है या ये नहीं सही है। बस केवल हो तो रुकने जरूर, सोचना जरूर है। अगर आपको लगे ना कि यार मुझे लग रहा है गलत है, तो आप मैक्सिमम गलत ही मानने में भलाई है। और आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, तो मैपिंग करना बहुत जरूरी है, मैपिंग करके ही जाइए। अगला हमारा प्रश्न है कि कि जैव ऑक्सीजन मान यानी बीओडी किसके लिए एक मानक या मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए। दूसरा कह रहे वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए। तीसरा कह रहे जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। और चौथा कह रहे उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो हम पढ़ते हैं बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और ये कहाँ होता है, जैसे अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यह वह ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। उसे हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। यहाँ जलीय जल की बात कर रहा है। ठीक है, अगर बीओडी अधिक होगी तो यह मतलब उसका क्या हो गया, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन संख्या मात्रा कम है। और प्रदूषण क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी प्रदूषण अधिक यानी बीओडी अधिक। तो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगला है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो ये हम पढ़ते ही हैं कि घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं, चंबल में पाए जाते हैं, चंबल नदी में। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अगला देखिए, एक सेकेंड। एक तरफ दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रहा है सामान्यतः प्रयुक्त उपभुक्त पदार्थ, दूसरी तरफ दे रहा है उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। तो कह रहा है लिपस्टिक में सीसा, शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल। तीसरा कह रहा है चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। उपयुक्त ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सुमेलित है? तो देखिए पहला पहला कह रहा है लिपस्टिक में शीशा, एकदम लिपस्टिक लिपस्टिक में शीशा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि शीशा क्या करता है, रंगों को चमकदार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल। तो ब्रोमीनित वनस्पति तेल का उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना, जो फ्लेवर होते हैं ना उनको स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इमल्सीफायर, यानी एक तरीके से इमल्सीफायर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है। तीसरा कह रहा है चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो हमने एक अक्सर सुना होगा एक नाम, अजीनोमोटो। तो अजीनोमोटो का एक केमिकल नेम है, रासायनिक नेम है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। और ये हमारे तीनों के तीनों मतलब सही हैं, तीनों पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। और यूपीएससी अक्सर उन चीज़ों से प्रश्न बनाती है जो हमारे दैनिक जीवन में चलता रहता है, चाहे जैसे लिपस्टिक हुआ, शीतल पेय हुए, चाइनीज फास्ट फूड हो या कुछ और हुआ, इनसे अक्सर प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला है यम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में जा देखा जाता है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि यह वन्य प्राणी जात का वर्धन प्रजनन। अगला कह रहा है कि बाघ वनों का रख रखाव। अगला कह रहा है स्वदेशी उपग्रह द्विचालन प्रणाली। और तीसरा कह रहा है चौथा कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। तो देखिए नाम है यम स्ट्रिप। स्ट्रिप मीन्स होता है जानते हैं धारियां ऐसा कुछ, और बाघों में धारियां होती हैं। बाघों की गणना के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इन इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो इसका प्रयोग बाघों की गणना के लिए किया जाता है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर बी है। अगला है कि भारत में यदि कछुओं की एक जाति को वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सुरक्षित घोषित किया जाता है, तो उसका क्या निहितार्थ है? तो हमने अभी पढ़ा था कि अनुसूचित वन में उन जीवों को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा हाईली मतलब नहीं होता है, हाईली प्रोटेक्टिव होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, तो उसमें कौन होते हैं, जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, इस तरीके के जीव होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कछुए को भी उस सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, कह रहा है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जो बाघ को प्राप्त है। बिल्कुल, एक में रखे वालों सेम वही प्राप्त होगा, बाघ हुआ, शेर हुआ, तो कछुए को भी वही संरक्षण का स्तर मिल जाएगा। तो एक हमारा सही हो गया, हमको आगे सोचना ही नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं इसका अब
वन्यों के अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे सारे विकल्प गलत हैं, पहला ही हमारा सही है। ठीक है, कि इसको वही स्तर प्राप्त हो जाएगा जो बाघों को प्राप्त है। अगला है कि हाल में ही कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित कर देने का प्रस्ताव है। तो हम सोच सकते हैं कि हमेशा जैसे मान लीजिए शेर को एक जगह से, यानी गिर के जो जंगल हैं, गिरी के जंगलों से ऐसी जगह कहीं स्थानांतरित किया जाएगा जहाँ लगभग सेम जलवायु हो, सेम वनस्पति पाई जाती हो, ऐसी जगह ही किया जाएगा ना। तो ऐसी जलवायु या ऐसी वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, अगर हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तराखंड में हो गया, ये हो नहीं सकता। ठीक है, मुद्दुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, ये नीचे चले जाएंगे, ये यहाँ तो सदाबहार टाइप बन पाए जाएंगे। सारिस्का टाइगर रिजर्व भी, ये भी नहीं है। ठीक है, कूनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ अभी चीता भी इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इनकी वनस्पति लगभग शुष्क पर्णपाती वन्य की जैसी है, वो गिरी में भी है, गिर के वनों में भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में सेम है। तो ये दोनों की उपयोगी है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, कूनो पालमपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं नई क्लास में, लगातार जारी रहेगी। जुड़े रहिए, बने रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अपने कमेंट्स में बताएं कैसा लग रहा है, कोई वो भी हो तो बताएं।